स्वागत है दोस्तों आपका नेशनल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ये हमारा फेसबुक पेज है। मैं चाहता हूं आप एक बार इस पेज पर विजिट करें, जिससे हमारी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं, जैसे कि मैं थर्ड पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे और जो टीम है वो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर और फोर्थ पेपर के सारे वीडियो लेक्चर आपको इस यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं चाहूँगा आप एक बार हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर जाएं और हमारे वीडियोस देखें, और इन वीडियोस में जो भी बातें की गई हैं, इनके क्लास स्लाइड्स और इनके नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो हमारे एक्सपर्ट टीम ने तैयार किया वो मिलने वाले हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आप कहीं भी नोट्स देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल जाता है, जिससे आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। जो हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो एकदम टू द पॉइंट्स होंगे। जैसे कि अभी मेंस की तैयारी करेंगे ना, तो आपको उसी फॉर्मेट में PDF मिलेगा, उसी फॉर्मेट में आंसर्स मिलेंगे जो आपको सीधे PSC के आंसर शीट पे लिखना है। आपको उसमें कोई भी कचड़े नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप हिंदी में बात करें तो ऐसा लिखा रहता है ना, इसलिए इसको ये कहा जाता है और आइए आप बात करते हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी, सीधे टू द पॉइंट नोट। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा आप एक बार स्टडी मटेरियल हमारा जरूर देखें। यदि वो आपको पसंद आ जाए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है या व्हाट्सअप लिंक है। आप इस पर कोई भी डाउट हो तो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर भी आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी लेनी हो तो ये आपके स्क्रीन पे जो टेलीफोन नंबर दिख रहे हैं, आप किसी भी वक्त ऑफिस टाइम में से फ़ोन कर सकते हैं। आपकी पूरी समस्या का समाधान हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप हमारे क्लास के मेंबर हैं तो ही हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। आप कभी भी व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात शुरू करते हैं। आज जो हम पेपर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता है कि मैं थर्ड पेपर डिस्कस करता हूं यहाँ पे, तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लिया है। ये सेकेंड यूनिट है थर्ड पेपर का। पिछले लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए बातें शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखिए जैसा आपको दिख रहा है बोर्ड पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम से। तो एटम के बारे में जितनी सारी जानकारियां हैं, जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो पहले हम ले लेंगे। उसके बाद हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ एटम, परमाणु की परिभाषा। देखिए हमने ये तो समझ लिया कि परमाणु का संरचना हम पढ़ने वाले। अब बात करते हैं परमाणु होता क्या है, व्हाट इज एन एटम। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिस मटेरियल से वो बनना शुरू होती है, वो होता है ईंट। यानी कि ईंट से ही कोई बिल्डिंग बनना शुरू होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी बड़ी बिल्डिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ईंट। वैसे ही किसी भी सबस्टेंस का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है एटम। यानी कि कोई भी सबस्टेंस है या फिर कोई भी एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो देखिए एटम की डिफिनेशन में क्या लिखें, अभी जो हमने आपको बताया वो आपके समझने के लिए, पर PSC के लेवल पे ये डिफिनेशन काम नहीं आएगी। तो PSC के लेवल पे आपको जो डिफिनेशन काम आएगी वो आपको ये लिखना है, एटम जो होते हैं किसी भी सबस्टेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। पहली बात हमने क्या बोली, द एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला मतलब, देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल हिंदी में बोलेंगे सबसे छोटे कण। अब सबसे छोटे कण हैं तो इससे और छोटा नहीं किया जा सकता। और छोटा नहीं किया जा सकता मतलब इससे और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि ये दूसरी बात कहें तो इनडिविजिबल, और अधिक विभाज्य नहीं किया जा सकता। हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं अविभाज्य, इनडिविजिबल। अब तीसरी बात, जैसे आपने सुना होगा रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जैसे हम बात करें किसी पदार्थ की, जैसे कि हमने कोई पदार्थ लिया कार्बन। अब कार्बन जितने भी केमिकल रिएक्शन करता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड लिया आपने, मॉलिक्यूल पे समझिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु क्या करते हैं, क्या द एटम ऑफ कार्बन एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट टुगेदर। देखिए तो मतलब क्या है, ये वह कण है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है।
टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। तो एटम के बारे में 3 चीजें हमने क्या देखी। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। दूसरी बात है इंडिविजुअल, अविभाज्य, इसको एक शब्द और बोला जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब और अधिक डिस्ट्रक्शन इसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब वही है। तीसरी बात टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, एटम ही है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो एटम की डिफिनेशन देखिए, एटम की डिफिनेशन पूछी जाएगी तो पीएससी में 10 वर्ड्स में ही पूछी जाएगी, यानी कि 3 मार्कर्स में। तो आपको लिखना है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस विच इज इंडिविजुअल एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बस आपको इतना ही लिखना है। हिंदी में लिखेंगे कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इसे और अधिक छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। ये आपका डिफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या चीज है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मॉलिक्यूल, इसको हिंदी में बोलते हैं अणु। अभी तक आपने अणु और परमाणु सुना होगा, तो परमाणु फिर से रिकॉल कर देता हूं। परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। अब अणु क्या है? अणु की डिफिनेशन की यदि बात करें, यह सबसे पहली बात यह है, अणु जो होते हैं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्या? फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। पहली बात क्या बोली कि फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। हमने एटम्स में ऐसी बातें नहीं बोली थी। क्यों? क्योंकि एटम कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जो अणुओं से मिलकर बनती, परमाणुओं से मिलकर बनती है। माफ कीजिएगा, फिर से रिपीट करता हूं। मॉलिक्यूल क्या है? पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जो परमाणुओं से मिलकर बनती है तथा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। अब एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और दूसरी बात, किसी भी सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स में दिखाई देती है। जैसे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एग्जांपल लिया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड के सारे प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा, मतलब सारे गुणों को प्रदर्शित करेगा। यानी कि जब हम किसी यौगिक की बात करते हैं, यौगिक हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में, जब हम किसी यौगिक की बात करते हैं मतलब कि हम उस यौगिक के अणु की बात करते हैं, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ही उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए टाइप्स, ऐसे कोई टाइप्स आपने कभी नहीं देखे होंगे मॉलिक्यूल्स के। हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको डिवाइड किया है टाइप्स में। देखिए हमने आपको बताया जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, है ना। मॉलिक्यूल में बताया कि ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जब ये 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर जो नया पदार्थ बनाते हैं वो कहलाता है अणु। अब अणु एक ही पदार्थ के 2 परमाणुओं से भी मिलकर बने होते हैं और किसी 2 अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से भी मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन मे बी फॉर्म्ड ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ऐसे देखिए यहां पे हमने H2 लिखा, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं H और H। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। वहीं हम कुछ और कंपाउंड लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ले लिया, मीथेन का ले लिया और फिर पानी का ले लिया। आप इसमें देखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, ये मीथेन का एक अणु है और एक पानी का एक अणु है। इसमें 2 प्रकार के एलिमेंट्स मिले हैं, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट, एक ऑक्सीजन, इसमें एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, इसमें कार्बन का और ऑक्सीजन का। यानी कि जब 2
अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर कोई अणु बनाते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक अणु, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एटम। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या हो, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम, जब दो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में क्रिया करके कोई पदार्थ बनाते हैं या कोई उत्पाद बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होता है मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। और जब एक ही एलिमेंट के, एक ही तत्व के कई परमाणु आपस में क्रिया कर कर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो होता है मॉलिक्यूल ऑफ द एटम। ये हमारी जानकारी थोड़ा सा परमाणु और अणु के बारे में हो गई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हो गई। अब दूसरी चीज जो याद रखने वाली है, अणुओं में ये किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। क्या? नॉट, यानी कि डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि यह किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, चाहे वो तत्व का अणु हो या यौगिक कण हो, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, ये मुख्य बात है। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु वो हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। एटम्स आर दोज व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट मॉलिक्यूल डजंट टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दो महत्वपूर्ण अंतर है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अलग करते हैं। मॉलिक्यूल्स में एक और चीज याद करने की क्या है, ये स्टेट यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। एक और वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व। किसका? मॉलिक्यूल का, है ना। अब यहाँ एक चीज छोटी सी आती है, एटॉमिसिटी, परमाणुविकता, जो वैसे कि आपके सिलेबस पे नहीं है पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुविकता क्या कहलाती है, देखिए। एटॉमिसिटी, देखिए, एक एलिमेंट्स, कोई भी तत्व जितने अणुओं से, जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह उसकी होती है आणविकता यानी कि एटॉमिसिटी। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन के एटम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। अब जैसे किसी हीलियम की बात कर रहे हैं आप, आर्गन की बात कर रहे हैं, ये तो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इनकी एटॉमिसिटी 1 हो गई। अब जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 2 परमाणुओं से भी मिलकर बनता है, 2 एटम से भी मिलकर बनता है और 3 एटम से भी मिलकर बनता है। ये है ऑक्सीजन और ये है ओजोन। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2, और ओजोन की एटॉमिसिटी हो गई 3। ये थोड़ा सा एक एडिशनल जानकारी है जो आपको याद रखनी है। हालांकि आपके पीएससी के सिलेबस में इसका विशेष रूप से डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर यह जानना थोड़ा सा जरूरी है और बहुत ही सरल चीज़ है। चलिए फिर से आते हैं हम अपने सिलेबस पर। ये मॉलिक्यूल्स के डिफिनेशन और टाइप्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आते हैं एटम के एटॉमिक थ्योरी पर। एटम हम समझ गए क्या होता है, मॉलिक्यूल समझ गए क्या होता है। अब एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एटम को विशेष रूप से बताया साइंटिफिकली एटम होता क्या है। उन्होंने कुछ 2-4 बातें कही जो आपके सामने हैं पॉइंट्स में, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो डाल्टन साहब ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया कि दीज आर द टिनी पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, टिनी पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द टिनी पार्टिकल्स ऑफ द एनी सबस्टेंस। क्या होते हैं? सूक्ष्म कण। किस चीजों के? किसी भी पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, जिसे परमाणु कहा जाएगा। फुल स्टेटमेंट उनका यह था कि कोई भी पदार्थ जो होता है सबसे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, और यही होती है परमाणुओं की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एटम। तो सबसे पहले क्या हुआ कि दीज आर द टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जो कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? इनडिविजिबल पार्टिकल, जो हमने आपको एटम की डिफिनेशन में बताया, इन्हें और अधिक भागों में तोड़ा नहीं दिया जा सकता। इंडिविजुअल को हिंदी में बोलते हैं अविभाज्य, ठीक है, ऐसे। अब एक और बात है जो याद रखना है कि एटम नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप कभी भी किसी का एटम ना ही बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप रेडियो एक्टिविटी से कंफ्यूज मत होना। आप यहां पर समझें
कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया एटम ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और एक और बात है, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर। देखिए क्या है कि जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया में मॉलिक्यूल भाग नहीं लेते, एटम्स भाग लेते हैं। इन केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल डज नॉट टेक पार्ट, ओनली एटम्स टेक पार्ट। क्या बोला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग नहीं लेते, परमाणु भाग लेते हैं। अब इसमें इन्होंने कहा कि एटम्स कंबाइन इन स्मॉल नंबर, जो परमाणु भाग लेते हैं वो होल नंबर में भाग लेते हैं। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। देखिए होल नंबर क्या होती है, होल नंबर होती है 1, 2, 3, 4। उनके कहने का मतलब है कि जब कभी एटम रासायनिक क्रिया करेगा, व्हेनेवर एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो या तो एक एटम भाग लेगा या 2 या 3 या 4। आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि 4.5 एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। अब यहां वही तो कॉन्सेप्ट है, 4.5 का मतलब होता है 4 और 5वें का आधा भाग, द हाफ पार्ट ऑफ 5th। लेकिन आपको पता है कि जब एटम का पार्ट कर ही नहीं सकते तो उसका आधा कैसे होगा। तो बस उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला गया है कि होल नंबर में टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ज़्यादा कुछ नहीं। ये हो गई अपनी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बाद सबसे पहले पढ़ते हैं एटम के कंस्टिट्यूएंट्स। एटम, क्योंकि अब जैसे हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एटम बना किन लोगों से है वो देख लेते हैं। देखिए एटम जो होता है एक विशेष प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हमने 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक फंडामेंटल यानी कि मूलभूत, और दूसरा होता है नॉन फंडामेंटल। जैसे हमने अभी बिल्डिंग्स का एग्जांपल लिया, भवनों का उदाहरण लिया, उसमें आपने देखा होगा कि जो भवन का निर्माण होता है उसमें छड़ यानी कि सरिया, सीमेंट और ईंटें ये कंपलसरी होती हैं। इनके बिना आप किसी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। अब दूसरी चीज़ें लें जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, टाइल्स, है ना, और वॉलपेपर, इन सब के बिना भी तो घर बनाया जा सकता है। बस बातें वही हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है कि एटम स्ट्रिक्टली जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और नॉन फंडामेंटल्स में ये भी पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं पर नॉन फंडामेंटल। अब मूलभूत रूप से, फंडामेंटल को हिंदी में बोलते हैं मूल बोलते हैं, यानी कि मौलिक कण, इसको हिंदी में बोल सकते हैं मौलिक कण। मौलिक कण कौन कौन से हैं? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। और नॉन फंडामेंटल्स में हमने 4 लिए हैं, और सारे हो सकते हैं जैसे कि पॉजिट्रॉन, मीसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। आपने पाई मीसान भी सुना होगा, पर वो सब सारे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे एक फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्पेशलिटी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है आपको दिख रहा होगा कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। ये आपके प्री के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने की, 1897 में की। कहाँ से की? कैथोड रे ट्यूब में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके सहायता से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना है। अब देखिए एमई का मतलब होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं मास, यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अब देखेंगे आप 10 टू द पावर -31 लिखा है, यानी कि ये बहुत ही हल्का कण होता है इन केजीज। यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है। अब जब इसको आप ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। मास प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अब मास के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए जाना जाता है, चार्ज इन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज कितना होता है आपको याद रखना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये आपको ये देखिए ये लिखा हुआ है
कूलाम्स। SI यूनिट्स आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्स। यदि आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, वैसे जो हम क्लास में स्लाइड्स यूज़ कर रहे हैं और इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैंने बताया भी था पहले में, तो ये आपको जानकारी याद रखनी है। अब ये जो चार्ज है ना, ये आपको हर जगह काम आने वाला है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो ये डिजिट आप मेमोराइज कर लें। तो पहला फंडामेंटल पार्टिकल हमने कवर कर लिया, वो था इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल पर आते हैं। दूसरा क्या था? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे आपने कभी सोचा सुना होगा कि इसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, तो उसमें मैं आपको बताता हूं। इसको गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया था, कैसे? H+ आयन के रूप में 1886 में। इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने, आइडेंटिफाई किया था और नाम दिया था रदरफोर्ड ने, एंड ऑब्जर्व्ड बाय गोल्डस्टीन। अब MP लिखा मतलब मास ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। और QP का मतलब होता है चार्ज इन प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, बस इनकी वैल्यूज अपोजिट होती है। जैसे कि यदि इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो यही चार्ज होता है प्रोटॉन में, जिसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आपको मैं दिखाता हूँ पिछली स्लाइड्स पे, ये देखिए, आपने देखा ये इलेक्ट्रिक है। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों की बातें कर ली। अब एक लौता जो पार्टिकल बचता है फंडामेंटल पार्टिकल, वो न्यूट्रॉन। उसकी बातें थोड़ा सा कम होंगी क्योंकि उसमें चार्ज नहीं होता है ना। तो देखिए सीधे आते हैं हम न्यूट्रॉन पे। तो तीसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो इसका जो नाम है ना न्यूट्रॉन, ये नाम लिया गया है न्यूट्रल से। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, है ना। और इस पार्टिकल में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था, इस वजह से इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसमें चार्ज होता है 0, और जो मास होता है, यानी कि द्रव्यमान जिसकी बात कर रहे हैं हम, मास जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी कि mn यदि मास ऑफ न्यूट्रॉन को लिखें और mt मास ऑफ प्रोटॉन को लिखें, तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज बराबर होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है एग्जैक्टली इक्वल। और प्रोटॉन का मास आपको पता है, ये है प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ये होता है प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। देखिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के बाद परमाणु की संरचना की ओर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की ओर। इलेक्ट्रॉन हमने समझ लिया, प्रोटॉन समझ लिया और न्यूट्रॉन समझ लिया। अब सीधे आते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। अब जब परमाणु की खोज की गई, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी कि परमाणुओं को यानी कि एटम्स को और नीचे तोड़ा नहीं जा सकता और छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद उनकी थ्योरी डिनाइड हो गई, उनकी थ्योरी को अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कि उन्हें तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट भी, निकाला भी जा सकता है, तो इसलिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को पूरी तरह से डिनाइड कर दिया गया। और सबसे पहले जो थॉमसन साहब ने थे, उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्योंकि जब एटम की जानकारी मिली कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो सबसे पहले साइंटिस्ट के पास ये चैलेंज था कि एटम दिखता कैसा है। तो सबसे पहले थॉमसन साहब ने एक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, उसमें कुछ कमियां थी। उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने एक मॉडल दिया, उसमें भी कुछ कमियां थी। तो बोहर साहब ने एटॉमिक मॉडल में
एक ऐसी चीज़ बताई जो ऑलमोस्ट सही थी लेकिन कुछ कमियां थी। तो हमने एक यहाँ पे जो स्लॉक्स बनाया है उसमें ये था कि कुछ चीज़ें जो आज का आपका एटॉमिक मॉडल है वो यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें से थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से ली गई हैं, कुछ चीज़ें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से ली गई है और कुछ चीज़ें उसमें बोहर के एटॉमिक मॉडल से ली गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, तो चलिए शुरू करते हैं थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से। ये देखिए, दिस इज द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। उसमें क्या बोला उन्होंने, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ने, कि जो एटम होता है, जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। क्या होता है? एक धनावेशी गोला जिसमें कि इलेक्ट्रॉन धसे हुए थे। द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, यानी कि धसे हुए होते हैं। इनको उन्होंने इस मॉडल को थॉमसन साहब ने तरबूज मॉडल और से भी थोड़ा सा समानता दर्शाई है। उन्होंने क्या कहा है कि जिस तरह, ये देखिए, जिस तरह के तरबूज यानी कि वाटरमेलन में ये जो लाल वाला भाग है उस पे काले काले बीज धसे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार एटम में, किसी एटम में पॉजिटिवली चार्ज गोले में ये इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जिस तरह से वाटरमेलन में लाल भाग में काले बीज धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। तो उन्होंने दो चीज़ें बोली कि एटम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये एटम थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, है ना। अब ये जो एटॉमिक मॉडल था इसने पूरी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन कहाँ होगी, क्योंकि उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यदि साथ में हैं तो आपस में इन दोनों को न्यूट्रलाइज करके जीरो हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। यदि जीरो हुए तो पूरा मैटर का अस्तित्व ही खत्म, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड, अब रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो कुछ ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड था, क्योंकि उन्होंने बोहर साहब की जो बोहर बोल रहा हूँ, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल स्टडी किया, उसमें जो कमियां पाई तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और उनमें से उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशन मिले, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए, और उस कंक्लूजन्स के बाद भी कुछ परमाणु मॉडल जो उन्होंने बताया था उसमें कुछ कमियां थी जो होंगे लिमिटेशंस। तो थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या देखेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दूसरा देखेंगे उनके ऑब्जर्वेशन उस एक्सपेरिमेंट के, और फिर उसके कंक्लूजन क्या हुए और उसके क्या हैं लिमिटेशन। तो देखिए, ये देखिए, ये है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड का, अब यहां से बात शुरू होती है इंपॉर्टेंट, देखिए, उन्होंने एक गोल्ड लिया, गोल्ड की फॉइल यानी पतली पन्नी। अब सबसे पहले शुरुआत होती है कि उन्होंने गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड जो होता है एक ऐसी मेटल है, हमने मेटल्स के लेक्चर में आपको बताया था, जिसको बहुत ही बारीक पतली फॉइल बनाई जा सकती है। इसको 1000 एटम थिक तक किया जा सकता है, मतलब इतना पतला। तो उन्होंने जो सीट ली थी यानी कि फॉइल ली थी वो 1000 एटॉमिक उसकी थिकनेस थी, यानी कि बहुत पतली थी। दूसरी बात, एटम गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो सफिशिएंट है, 79 जो है वो इतना भारी एटम है कि छोटे मोटे अल्फा पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट्स पे वो किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने गोल्ड लिया। तो उन्होंने किया क्या, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि एक गोल्ड फाइल पे कुछ अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, बौछार की। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड के फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, ठीक है। तो उन्हें कुछ चीज़ें देखने को मिली। पहली चीज़ें क्या देखने को मिली
कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे सीधे गोल्ड फॉइल के आर पार चले गए। अब आपको लग रहा होगा ये रदरफोर्ड साहब को पता कैसे चला? उन्होंने इधर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, उनसे उन्हें पता चला था जब स्क्रीन पे बॉम्बार्डमेंट हुआ तो स्क्रीन पे ब्लिंक्स होते हैं, यानी कि सिग्नल्स दिखाई देते हैं, उससे उनको पता चला। तो उनने ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे थे, मतलब कि लगभग सारे अल्फा पार्टिकल सीधे ही चले गए थे। उसमें से कुछ थे जो एक छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। जैसे आप ये वाला अल्फा पार्टिकल देखें, ये देखिए हल्के से एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ये वाला है थोड़ा सा और ज़्यादा, यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब आ रहे हैं डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। और तीसरी बात जो हमने देखी, 12,000 से 13,000 के बीच का एक अल्फा पार्टिकल, यानी कि यदि आप 12,000 अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल सीधे उसी मार्ग से लौट आता है जिस मार्ग से उसको भेजा गया। इसको बोलते हैं रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, रिबाउंड, यानी कि वहां गया और सीधे लौट आया। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था कि लौट कैसे आए। उन्होंने जो अपने वर्ड में बोला था, उन्होंने ये बोला था कि ऐसा लगा मानो कि किसी टिश्यू पेपर पे हम बुलेट फायर कर रहे हैं, किसी टिश्यू पेपर पे बुलेट फायर कर रहे हैं और वो बुलेट सीधे वहां से रिफ्लेक्ट होके आपको लग रही है। इतना ज्यादा इनक्रेडिबल और शॉकिंग लगा था उनको ये वाली घटना, अल्फा पार्टिकल का सीधे जाकर लौट आना। 3 चीजें देखी, कुछ तो खाली चले जाते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं और तीसरे सीधे लौट आते हैं। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। देखिए, यदि कोई कण सीधे चला जा रहा है, कोई उसके राह में दिक्कत नहीं आ रही है, उसके मार्ग में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, उसका मतलब कि एटम का बहुत सारा भाग खाली है। एटम का बहुत सारा भाग खाली, तभी तो ये अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं। तो पहली बात उन्होंने क्या कही कि लगभग एटम का सारा भाग खाली होता है। दूसरी चीजें, ये जो अल्फा पार्टिकल हल्के से डिफ्लेक्ट हुए हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हैं, धनावेशित हैं और वो हल्के से डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिसमें प्रतिकर्षण के कारण वो अपने मार्ग से विचलित हो गए, अपने पाथ से डिफ्लेक्टेड हो गए। तो दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि पॉजिटिव चार्ज हैं जो बहुत कम स्पेस पे बिखरे हुए हैं। और तीसरी बात जो थी उनकी, जो सबसे ज़्यादा इनक्रेडिबल थी, कि एक अल्फा पार्टिकल सीधे लौट आया। उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी एटम का जो छोटा सा भाग होता है, यानी कि केंद्र, जिसको बाद में न्यूक्लियस बोला, जो केंद्र होता है, एटम का सारा मास यानी कि पूरा द्रव्यमान वहीं पर एकत्रित रहता है। तीसरी चीज़ क्या निकाली? देखिए, यदि आप किसी चीज़ पे कोई गेंद फेंक रहे हैं और वो रिबाउंड हो रही है, सीधे वापस आ रही है, मतलब कि वहीं पे है उसका सारा मास। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझें, यदि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है और ये इधर इससे रिफ्लेक्ट होकर लौट आ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसी के बराबर का, जो उसको लौटा देगा। तो यानी कि सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस पर एकत्रित होता है। तो रदरफोर्ड के, यदि आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो उन्हें 3 चीजें कही। पहला क्या कहा, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो सेंटर है किसी भी एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। किसी भी एटम का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, जिसे कि हम नाभिक बोलते हैं। दूसरी बात क्या कही कि चूंकि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ही वापस आया था, इसका सीधा मतलब निकलता है वो जगह बहुत छोटी है, यानी कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। केंद्र नाभिक का जो आकार है बहुत छोटा है। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस नाभिक की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। 3 बातें कही। पहली बात कही कि जो सेंटर होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा बात कही उसका साइज बहुत छोटा है, और तीसरी बात कही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 3 बातें उन्होंने अपने मॉडल में कही। पहले ये 3 बातें हो गई उनका पोस्टुलेट, उनका एक्सपेरिमेंट का जो निष्कर्ष था उसी से तो उन्होंने अपने पोस्टुलेट बनाए। तो ये 3 पोस्टुलेट बनाए रदरफोर्ड साहब ने। अब रदरफोर्ड साहब ने
वैसे तो लगभग सारी बातें बता दी थी, लेकिन रदरफोर्ड साहब की जो परमाणु मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, उसमें जो लिमिटेशंस थी यानी कि कमियां, क्या कमियां थी वो देख लेते हैं। देखिए, पहली कमी ये थी कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के, पर कहाँ, उनकी पोजीशन क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, इस बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया। तो पहला लिमिटेशंस क्या था कि अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स, कि वो इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे होंगे किसी एटम के अंदर, वो नहीं बताया। दूसरा, वायलेशन ऑफ मैक्सवेल थ्योरी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मैक्सवेल थ्योरी को समझिए। मैक्सवेल ने कहा था कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वह उसकी एक एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगी, त्वरित गति कहलाएगी। और जब जब त्वरित गति होगी तो ऊर्जा का हानि होगा, ऊर्जा की हानि होगी, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा को वो रेडिएट करेगा। और यदि ऊर्जा का रेडिएट करेगा तो वह घूमते 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 केंद्रक में आके गिर जाना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन आकर केंद्रक में गिर गया, मतलब पॉजिटिव से मिल गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यानी कि उस कण का अस्तित्व तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, एटम का अस्तित्व होता है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर एलिमेंट या कंपाउंड बनते हैं। मतलब कि ये भी उनका कहना गलत था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो दो लिमिटेशंस हमने देख ली। अब इन लिमिटेशंस को एक साइंटिस्ट थे बोहर साहब, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो रदरफोर्ड साहब थे उनकी जो कमियां थी कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सवेल थ्योरी का वायलेशन, इन कमियों को दूर करके उन्होंने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसको हम आज लगभग सही एटॉमिक मॉडल मानते हैं। तो अब देखते हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल। देखिए, बोहर का एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है उसके पोस्टुलेट क्या है? उसके पोस्टुलेट वही हैं जो रदरफोर्ड साहब की लिमिटेशंस थी। देखिए, रदरफोर्ड साहब का लिमिटेशन क्या थी कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो उनने पहला पोस्टुलेट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं और एक स्पेशल स्पेस पे चक्कर लगाते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट। मतलब पहला जो उनका था पॉइंट कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो बोहर साहब ने दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक विशेष जगह पर चक्कर लगाते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं। और दूसरा जो था वायलेशन ऑफ मैक्सवेल थ्योरी, तो उनमें कहा कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हैं यानी रिवॉल्व करते हैं, तो वो एनर्जी को रेडिएशन नहीं करते। क्या? When electrons revolve around the nucleus, they does not radiate energy, या they don't radiate energy. Whenever you talk about the electrons, you use do not. So the electrons whenever revolving around the nucleus, they do not radiate energy. तो ये दोनों जो उनकी लिमिटेशन थी उनको दूर करके इन्होंने बता दिया। और उन्होंने एक बात और कही थी कि जो मैक्सवेल की बातें थी कि जब कोई कण सर्कुलर मोशन पर मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो उन्होंने बताया बोहर साहब ने कि उन्होंने बहुत बड़े पार्टिकल के लिए बोला था। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। यदि आप हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात करें तो उसकी साइज 10⁻⁹, विच इज वेरी स्मॉल, है ना। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े पार्टिकल के लिए बोला था मैक्सवेल साहब ने। इलेक्ट्रॉन एक छोटी स्पीसीज है, वो जब किसी ऑर्बिट में घूमती है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करती। अब इनके जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसने सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर दी, उसने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन उन्होंने बोहर को जो एटॉमिक मॉडल है, दो बातें एक्सप्लेन करने में सबसे ज्यादा कमी जिसको समझ में आई एक्सप्लेन करने में, लिमिटेशंस, वो क्या थी? पहला और दूसरा। वैसे तो तीन कमियां, पर हम दूसरे पे हम दोनों को इंक्लूड कर देंगे। पहली चीज उन्होंने ये बताई कि ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसे स्पीसीज जिसमें बाहरी सेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके ऑर्बिट के स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं करते। यदि हम सीधे भाषा में कहें कि जो बोहर का लिमिटेशंस था वो हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा अगली क्लास में, क्योंकि उसमें आपको मैं बताऊंगा जीमेंस और स्टार्क इफेक्ट। ठीक है।